नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट जून 2024 के क्वेश्चन पेपर के आखिरी पार्ट को लेकर हम हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेपर कैंसिल हो गया था, लेकिन आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पेपर का विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी प्रक्रिया में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि 126वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। यह प्रश्न सूची 1 और सूची 2 के मिलान पर आधारित है। सूची 1 में भ्रमर गीत सार के पद की पंक्तियां दी गई हैं और वो पंक्तियां किन रागों में लिखी गई हैं उनका जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। पहले सीधे सीधे रचनाओं से पंक्तियां पूछ ली जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा गहराई से पढ़ने की जरूरत है और वो पंक्तियां विभिन्न पात्रों द्वारा कही गई हैं या फिर किन रागों में है उन पर आधारित अब सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर 4 पंक्तियां दी गई हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो जोग सिखावन पांडे, हमारे हरिहारल की लकड़ी, हम तो कान केरी की भूखी। राग दिए गए हैं राग नट, राग काफी, राग धनाश्री, राग सारंग। इसी तरीके से हमने देखा कि अंधेर नगरी में भी राग और भारत दुर्दशा में भी कई जगह पर राग आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर भी भ्रमर गीत सार में पूछे गए। अब इन पंक्तियों को हमें मिलाना है कि कौन सी पंक्ति किस राग पर आधारित है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये है आपकी राग काफी पर आधारित, यानी ए का 2 हो गया। आयो जोग सिखावन पांडे, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर है वो राग नट पर आधारित है, यानी कि बी का 1 हो गया। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ये राग हो गई सारंग, यानी कि सी का 4 हो गया। हम तो कान केली की भूखी, इसका सही जवाब हो गया राग धनाश्री, यानी कि डी का 3। अब हम इसमें मिलान करते हैं कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे के लिए इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए और इन रागों को भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए। पंक्तियां यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो जोग सिखावन पांडे, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ये तीनों पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण रही हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो ये पंक्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है समास पर आधारित है। पूछा गया है हस्तलिखित पद में कौन सा समास है। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी में तत्पुरुष समास कहीं न कहीं कॉमन है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कारक है उसको ध्यान में सवाल पूछ लिया गया कि तत्पुरुष में भी कौन सा समास है। हस्तलिखित, इसको आपको तोड़ देना है, यानी कि हाथ से लिखित कोई चीज है उसको हम कहते हैं हस्तलिखित, ठीक है। तो इसमें विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष में। तो यहाँ पर से है, यानी कि करण, यानी साधन का प्रयोग किया जा रहा है, हाथ से लिखा जा रहा है, तो करण तत्पुरुष समास हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं। एक सर्ग पर आधारित यहाँ पर पंक्तियां पूछी गई हैं, वो भी है लज्जा, ठीक है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, तो लज्जा किस नंबर पर है। अब पंक्तियों की बात करें तो 5 पंक्तियां दी गई, उसमें से 3 पंक्तियों को हमें यहाँ पर चुनना है कि आखिरकार वो कौन कौन सी पंक्तियां हैं। तो सही जवाब है मैं एक पकड़ हूं जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, ये लज्जा से ली गई है। इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है, ये भी लज्जा से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में, ये भी लज्जा से ली गई, यानी कि इसका जो कूट बन रहा है यहाँ पर सी डी और ई बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। देखिए नीचे की जो पंक्ति है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पक्तल में, जो कि लज्जा सर्ग से ली गई है। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा शब्द आया हुआ है तो ये श्रद्धा सर्ग से है, ठीक है। कई बार समझने में यहाँ पर गलती हो जाती है, लेकिन इसका संबंध किससे है, लज्जा से। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा सी डी और ई। अगला प्रश्न है कि किस काव्य शास्त्री ने काव्य स्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है। अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक इत्यादि का नाम दिया गया है। सही जवाब है भोजकत्व को काव्य स्वादन की अंतिम स्थिति माना है
भट्टनायक ने। ये वही भट्टनायक हैं जिनको कि हम साधारणीकरण शब्द का प्रयोग करने के लिए या फिर जनक के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने भावकत्व, भोजकत्व इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? हमने प्रैक्टिस सेट में भी सुमेलित वाले में इस प्रश्न का जवाब आपको बताया था। यहाँ पर भी विज्ञान और गीता, जब भी विज्ञान की बात आए तो रिचर्ड्स, आइए रिचर्ड्स का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, जिन्होंने आलोचना को मनोविज्ञान से जोड़ा है। पहली बार किसी पाश्चात्य विचारक या फिर चिंतक ने आलोचना को भी मनोविज्ञान से जोड़कर देखने का प्रयास किया है। ठीक है, सही जवाब हो गया आइए रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है जो कि सूची मिलान पर आधारित है और पंक्तियां दी गई हैं। ठीक है, संवाद है और इधर पात्र और चरित्र है। हमें मिलाना है कि कौन पंक्ति किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 4 पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, 4 संवादों का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। तो ये कथन किसका हो गया यहाँ पर? ये कथन है देवसेना का। ठीक है, ए का 2 हम यहाँ पर कर देते हैं। जिस राष्ट्र और समाज से हमारे सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। तो ये कथन हो गया आपका। श्रमण करके एक पात्र है, उसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। ठीक, तो 4 हो गया। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। ये कथन किसका हो गया? ये कथन हो गया धातुसेन का। ठीक है, धातुसेन विदेशी पात्र एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि वो कहाँ का है। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। ये कथन किसका हो गया? विजया का हो गया। ठीक, तो इस तरीके से डी का 3 हो गया। तो हम मिलान करेंगे कि 2, 4, 1, 3 किस में हो रहा है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला यहाँ पर सही जवाब है। तो आगे के लिए इन पंक्तियों को जरूर ध्यान में रखिए, खासतौर से विजया, देवसेना, धातुसेन, इन लोगों का पूछा जाता रहा है हमेशा। अगला प्रश्न है, यह भी संवाद पर आधारित है और वैसे ही कि नाटक से ही इन संवादों को लिया गया है। सूची 1, सूची 2 दिया गया है संवाद, गीत की पंक्तियां, वक्ता, पात्र। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कि ये पंक्ति किससे ली गई है। ये पंक्ति आ गई आपकी अंधेर नगरी से। घासी राम इस कथन को कहता है या फिर संवाद को कहता है। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहां नन्हे को विवेक। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई? ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि ये पंक्ति कही गई है महंत द्वारा। ठीक, बी का 4 हो गया। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई? ये पंक्ति कही गई है गोवर्धन दास द्वारा, यानी कि सी का 1 हो गया। लाख टका के बाला जोबन, लाख टका के वाला जोबन, गाहक सब ललचाए। ये किसका है? मछली वाली का है। तो हमने अंधेर नगरी प्रहसन का पाठ किया हुआ था, एक एक पंक्ति और संवादों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित जरूर किया था। ठीक है, कई बार जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें लंबा वक्त लगता है, तो पहली बार तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब क्वेश्चन आना शुरू कर देता है तो फिर हमारा ध्यान उधर जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ए का 2, फिर बी का 4, सी का 1। इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा। ठीक, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ऑप्शन दूसरा इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शने प्रियदर्शिनी, तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद की सिंथीसिस हो। मैला आंचल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा है? ठीक है, तो यहाँ पर इस कवितांश, इस बार के पेपर में हम देख रहे हैं कि उपन्यासों और कहानियों में जो कवितांश हैं उनको भी इस बार पेपर बनाने वाले ने सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया है। ठीक है, यानी कि कहीं न कहीं उन रचनाओं को पढ़कर बनाया गया है। एक चीज मुझे यहाँ पर, भले ये पेपर कैंसिल हुआ है, लेकिन पॉजिटिव चीज दिखाई दी कि अब आप
अंधेरे में तीर या फिर हवाई हवाई तीर नहीं मार सकते हैं, आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कवितांश दिया गया है, सही जवाब इसका है ऑप्शन तीसरा। इसका सही जवाब है कि चिंगारी जी लक्ष्मी से ये संवाद को कहते हैं, मतलब इन्हीं दोनों से जुड़ा हुआ ये संवाद है। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है। यानी कि वर्णा नामक जो युवती है इसका संबंध आधे अधूरे नाटक से है। ऑप्शन जो भी दिए गए हैं इसमें सही जवाब है ऑप्शन चौथा, किन्नी, यानी जो छोटी लड़की है उसके द्वारा इस युवती का जिक्र किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। ठीक है, बड़ी लड़की बिन्नी है और छोटी लड़की किन्नी है। जो मेरे पास बुक है आप देखेंगे पेज नंबर यहाँ पर 63 पे इस तथ्य को दिया गया है। इसमें छोटी लड़की कहती है कि झूठ मूठ मेरा फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है। बड़ी लड़की वर्णा कौन? छोटी लड़की वही उद्योग सेंटर वाली। तो वर्णा कौन है? उद्योग सेंटर से जुड़ी हुई एक महिला है और उसका जिक्र कर रही है छोटी लड़की किन्नी। ठीक है, तो आधे अधूरे से सवाल पूछ लिया गया था यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है, यानी स्त्री विमर्श से रिलेटेड है। सही जवाब है श्रृंखला की कड़ियां, जो कि सन 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई श्रृंखला की कड़ियां, जिसमें कि महादेवी वर्मा ने स्त्रियों को केंद्र में रखते हुए रचनाएं की। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि पिछले पैटर्न पर ही आधारित है। यहाँ पर रामविलास शर्मा की किताबों का नाम दिया गया है, जो किताबें आलोचनात्मक हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्होंने लिखा 1953 ईस्वी में। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की परंपरा 1975 ईस्वी में लिखा। भाषा और समाज बहुत ही बेहतरीन इनकी किताब जेएनयू में पढ़ाई जाती है 1961 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी में। निराला की साहित्य साधना 1972 ईस्वी में। जबकि आप जानते हैं कि निराला की साहित्य साधना कुल 3 खंडों में है। ठीक है, और उसमें 1969, 72 और इस तरीके से है तीनों खंड, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा खंड ही पूछा है। अब हम इन प्रकाशन वर्षों के दृष्टिकोण से देखें तो कूट कौन सा बन रहा है। सबसे पहले जो कूट आना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले कूट आना चाहिए आपका ए। ठीक, जो हमने इसको अभी कूट बनाया है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ACEBD। ठीक है, ये कूट बनना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि किसी ऑप्शन में इस तरीके का कूट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेकर, अगर पेपर आगे कंटिन्यू होता और कैंसिल नहीं होता तो इस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर भाषा और समाज। ठीक, फिर तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि निराला की साहित्य साधना भाग 2 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो इसका कूट यहाँ पर कोई ठीक से मिल नहीं रहा है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा वो करें तो EBD अगर जिसमें लास्ट में आ रहा है, कहीं भी इस तरीके से आ नहीं रहा है। ठीक है, शुरुआत इसकी होनी चाहिए थी ए से, ए यहाँ पर जरूर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आप अपने से देख लीजिए कि कूट असली में क्या होना चाहिए था। एक चीज हो सकता है कि यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र वैसे दिया हुआ है, जो कि आगे चलकर संशोधित हुआ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण नाम से ये पुस्तक आई। ठीक है, 1985 में, लेकिन वो अलग पुस्तक का नाम है। इस प्रश्न के आधार पर कूट जो बनना चाहिए ये बनना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। और जिन भी पत्रिकाओं का नाम आप देख रहे हैं, अब मैं 18 जून के पहले ही कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले गद्य का विकास के अंतर्गत इसका जिक्र किया था कि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट को बीच में ब्रेक करके इन तथ्यों पर चर्चा करनी शुरू की थी। न पता अंदर की आवाज आ रही थी कि यहाँ से सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, और आप देखिए कि एकदम सवाल पूछे गए हैं।
हमने एक भारतीय हिंदू युगीन पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसी में, ठीक है, वहां से भी आप इसको जाकर देख सकते हैं। अब वैसा ही है कि पहले से बात के क्रम में हमें लगाना है। हिंदी प्रदीप संवत में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप 57 घटा लीजिएगा, 1934। इसके बाद भारत बंधु आप देख रहे हैं कि 1933 सब संवत में। देश हितैषी संवत 1936। बिहार बंधु जो कि संवत 1929 में है। और हिंदुस्तान जो कि भारत से नहीं प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था आपके लिए होमवर्क है, संवत 1940। ठीक है, हिंदुस्तान कहाँ से प्रकाशित होता था जो कि आगे आपके काम में आ सकता है। संपादक और जगह का नाम दोनों बताइए आप। ठीक है, अगर इसके क्रम को हम मिलाएं, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है, कूट बनेगा आपका BCAED। ठीक है, BCAED। तो हम देख रहे हैं कि इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पर है बिहार बंधु, फिर दूसरे नंबर पर है भारत बंधु, फिर तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि हिंदी प्रदीप है, फिर चौथे नंबर पर देश हितैषी, और पांचवें नंबर पर है हिंदुस्तान। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत से की जाती है। अक्सर पूछा जाता था कि क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसकी तुलना किस भारतीय सिद्धांत से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा बदला गया है और एक नए सिद्धांत की तरफ आपका ध्यान ले गया गया है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्र से की जाती है, तो वो है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, जिसके प्रवर्तक कहें या फिर संस्थापक कहें या विचारक कहें वो हैं अभिनव गुप्त। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन है। अर्धमागधी, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया, बिल्कुल ये सही तथ्य है। यहाँ पर इसका तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास व्यवहार में लाया जाता था, ये कथन गलत है, बल्कि मगध के आसपास में ये प्रयुक्त होती थी, तो गलत हो गया वो। स श के स्थान पर श का प्रयोग अर्धमागधी की विशेषता है, ये भी गलत है। और थोड़ा सा यहाँ पर केवल गलत है, बहुत ज्यादा गलत नहीं है। ध्यान दीजिए कि कैसे केवल तथ्यों को पलट दिया गया है। तालव्य श और मूर्धन्य श का अक्सर दंत स में प्रयोग किया जाता है, अर्धमागधी की एक खास विशेषता रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख रहे हैं आप, तथ्य तो है मिलते जुलते, लेकिन यहाँ से केवल मोड़ दिया गया है जो कि आपको आगे के लिए ध्यान रखना है। तो ये दोनों बी और सी तो एकदम से गलत हो गए। अब 3 बताना है। ठीक है, तो जो कूट बन रहा है ADE कूट बनना चाहिए हमारा, ADE। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। तो आगे के लिए डी को भी देख लेते हैं कि आखिरकार क्यों सही है। कहा गया कि अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सौरसेनी प्राकृतों के बीच मानी गई है। ठीक है, तो इधर मागधी है, आपको भारत का मैप आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मागधी इस एरिया में है और इधर जो हम कर रहे थे कि सौरसेनी जिसमें कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का दोनों का हुआ है। ठीक है, तो उसके बीच का है। ठीक, मैप के ऊपर बहुत भावुक नहीं होना है। यहाँ से मागधी हो गया और ये हो गया सौरसेनी, इसके बीच का जो है वो एरिया क्या है, वो है अर्धमागधी। ठीक है, आपने बहुत सारे इस आंसर को लोगों के यहाँ देखा होगा, लेकिन अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि आखिरकार मागधी और सौरसेनी का एरिया कहाँ है, क्यों, इसमें कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है। ठीक, अर्धमागधी का संबंध किसी पूर्वी हिंदी से, ये भी यहाँ पर है। और पूर्वी हिंदी का हमने आपको कई बार बताया हुआ सूत्र है ABC, अवधि, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर कहा गया कि अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है, इसलिए डी भी सही है और ई भी सही है। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। ये बड़ा मैंने ऑप्शन देखा, पांचों ऑप्शन एक दूसरे से बड़ा क्लोज है और ये प्रश्न मुझे कठिन दिखाई पड़ा। हालांकि इसको खोजने में मैंने थोड़ा सा वक्त लिया है, लेकिन आपको आंसर मैं जल्दी ही बता दूंगा। यहाँ पर पूछा गया कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार कौन कौन से हैं, पांचों में से बताना है, वो भी 3 ही विचार हैं। ठीक है, भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे उस रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया जो उसे रोटी दे सकता है। ये महात्मा गांधी का कथन यहाँ पर है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए क्या हो जा रहा है,
सही है। अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। यह भी महात्मा गांधी का है। और यहाँ पर देख रहे हैं, कहा गया कि यदि कोई ऐसा सत्य है जो मानवता से पूर्ण असंबद्ध है तो हमारे लिए वह पूर्णतः अस्तित्वहीन है। ये महात्मा गांधी का कथन नहीं है। मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है। ये देखिए, इतना दूर तक तो कई किताबों में महात्मा गांधी का कथन मिल रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ इसका अर्थ बदल रहा है जिसकी वजह से ये कथन नहीं है। डी ई ऑप्शन जो है एकदम से महात्मा गांधी का है। ठीक है। ठीक, तो जो 3 पूछा गया उसमें हम देखेंगे कि ए बी ई आना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन पहला, जो कूट बन रहा है ए बी ई। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है जो कि अवतरण पर आधारित है, यानी गद्यांश पर आधारित है, और गद्यांश को काफी गंभीरता से पढ़ना है और उसका उत्तर इसी में दिया हुआ है, जिसका मैं क्वेश्चन पेपर लिया हूं। इस विद्यार्थी ने काफी प्रश्नों को सही किया था। अगर कैंसिल नहीं होता तो शायद इनका इस बार नेट ये जेआरएफ हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पेपर को बीच में चेंज नहीं किया। भले यहाँ पर पंक्तियां टेढ़ी मेढ़ी दिख जा रही हैं, लेकिन क्या है, किसी पर विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सुंदरता के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, कंटेंट वही है, तो इसलिए हमने इसी क्वेश्चन पेपर को रखा है। अब अवतरण यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कैसे अवतरण को पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ पर हम उस चीज को भी देखेंगे। भारत बहुजातीय देश है, तो आपको बहुजातीय पर अंडरलाइन कर देना है। यहाँ किसी जाति की अपनी विशेषताओं के साथ सामान्य राष्ट्रीय विशेषताओं पर ध्यान देना उचित है, किंतु राष्ट्रीय एकता का अर्थ जातीय विशेषताओं का लोप नहीं होता। हिंदी जाति की संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक अंग है। उसके संदर्भ में ही उसका विकास और महत्व समझा जा सकता है। जब वेद मंत्र रचे गए तब उस युग के आसपास सिंधु घाटी की महान सभ्यता विकसित हुई थी। संस्कृत के विशाल वांग्मय के एक छोर पर तक्षशिला में पाणिनि है और दूसरे छोर पर केरल में शंकराचार्य है। आधुनिक भाषाओं में लगभग चौथी ईस्वी शताब्दी से अब तक तमिल साहित्य की अटूट गौरवशाली परंपरा है। जातीय चेतना का प्रसार महाराष्ट्र में संतों के द्वारा हुआ और समर्थ गुरु रामदास ने समस्त मराठी भाषियों से एक झंडे के नीचे संगठित होने को कहा। जनसाधारण को अपना आधार बनाकर शिवाजी ने भारतीय युद्ध कौशल में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और उन्होंने संसार में सबसे पहले छापेमार लड़ाई का विकास किया। महाराष्ट्र में उन्होंने मराठी भाषी जाति की जातीय राजसत्ता स्थापित की। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर के बंगाल ने भारतीय नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये तो देखिए 2 पैराग्राफ हमने पढ़े और कहाँ कहाँ पर अंडरलाइन करना है। आगे चलकर आप देखेंगे कि यही रेखांकित शब्दों के यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। आगे जो पैराग्राफ है उसमें किसी भी बहुजातीय देश के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में सभी जातियों का योगदान एक सा नहीं होता, यद्यपि वे एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र हिंदी प्रदेश था। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसका राष्ट्रीय महत्व नहीं था। दूसरे प्रदेशों में उसके प्रति सहानुभूति नहीं थी। वहां साम्राज्य विरोध संघर्ष न हुए थे। सन 57 की राज्य क्रांति में पंजाब, सीमांत प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद और विशाल हिंदी भाषी प्रदेश की जनता ने भाग लिया। इन प्रदेशों में क्रांति का विकास एक सा नहीं था, न हो सकता था। जातियों के विचार से स्वाधीनता संग्राम में हिंदुस्तानियों की भूमिका प्रमुख थी। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। कई बार हमने देखा है, व्यक्तिगत अनुभव भी है, आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा कि ये पैराग्राफ बहुत कुछ हमें बता देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ हर एग्जाम में बड़े अच्छे दिए जाते हैं। अब इन पैराग्राफों के आधार पर हमें आंसर देना है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा देश है। तो हमने ऊपर ही बताया, पहला ही वाक्य बहुजातीय देश है। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी ने बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन चौथा हो गया। उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पाणिनि का संबंध है। पाणिनि का संबंध कहाँ से दिया गया है? यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया है, तक्षशिला में पाणिनि है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा।
उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र था। ठीक है, तो केंद्र कहां पर था, यहाँ पर देखिए बताया गया था कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र हिंदी प्रदेश था। ठीक है, इसको हमने पहले ही अंडरलाइन किया था, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि नवजागरण की शुरुआत कहाँ से होती है। यहाँ से देखिए आखिरी वाक्य जो दिया गया है यही इसका उत्तर हो जाएगा, 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार किसने महाराष्ट्र में मराठी भाषी जाति की जातीय राज्य सत्ता स्थापित की। तो यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया कि रामदास, गुरु रामदास ने समस्त मराठी भाषियों से एक झंडे के नीचे संगठित होने के लिए कहा। ठीक, तो यहाँ पर क्या इसका सही जवाब हो रहा है रामदास। ठीक है, एक मिनट इस क्वेश्चन को और हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए शिवाजी ने भारतीय युद्ध कौशल में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और उन्होंने संसार में सबसे पहले छापेमार लड़ाई का विकास किया। महाराष्ट्र में उन्होंने मराठी भाषी जाति की जातीय राज्य सत्ता स्थापित की। यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो गुरु रामदास नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन पहला है शिवाजी। ठीक है, शिव जी बल्कि लिख दिया है, यहाँ पर शिवाजी होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वाक्य को एक बार दोबारा से आपको पढ़ना है। यहाँ में बताया गया कि महाराष्ट्र में उन्होंने मराठी भाषी जाति की जातीय राज्य सत्ता स्थापित की। कौन, यहाँ तक केवल बात हुई है गुरु रामदास ने समस्त मराठी भाषियों से एक झंडे के नीचे संगठित होने को कहा। ये कथन यहाँ पर हो गया जनसाधारण को, एक कथन यहाँ पर रामदास से रिलेटेड खत्म हो गया। अब बात शुरू हो रही है शिवाजी से। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन पहला हो रहा है शिवाजी। हालांकि विद्यार्थी ने गुरु रामदास दिया हुआ है, पढ़ने में थोड़ा बहुत हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, पैराग्राफ की एक खास विशेषता यही होती है कि लगता है कि जो हम आंसर दे रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप मिला लिए होंगे, शिवाजी यहाँ पर आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है जो कि अवतरण पर ही आधारित है, थोड़ा सा उससे कठिन अवतरण है और बड़ा भी है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सही सही जवाब देना है। सामंतवाद से रिलेटेड है। भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद के मूल लक्षणों से बहुत भिन्न नहीं थे। भूमि जो कृषि उत्पादन का बुनियाद साधन है, सामंती प्रभु की संपत्ति होती थी। उत्पादन के साधनों के मालिक लोग किसानों के समुदाय द्वारा पैदा किए गए अतिरिक्त माल को अपने इस्तेमाल के लिए हड़प लेते थे। भारत एक विशाल देश है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में सामंती संबंधों के रूप अलग अलग थे। इतने पर भी कुछ ऐसे समान लक्षण थे जो भारतीय सामंतवाद की अपनी विशिष्टता थे। युगों पुराने ग्राम समुदाय, कृषि और दस्तकारी का एक दूसरे से घुला मिला होना, बिरादरी के कबीली संबंधों का जारी रहना, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास, और इस सब के साथ साथ दास प्रथा के अवशेषों और यहाँ तक कि आदिम साम्यवाद के अवशेषों का भी जारी रहना। इस देश में सामंतवाद का धीरे धीरे ही विकास हुआ और उसका आगमन भयंकर सामाजिक उथल पुथल और वर्ग संघर्ष से संबंधित नहीं रहा। भारतीय सामंतवाद की एक दूसरी विशेषता थी भूमि का सामूहिक स्वामित्व। ठीक है, यह सामूहिक स्वामित्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा था और यह सामंतवाद के साथ भी जारी रहा, यद्यपि औपचारिक रूप में ही, किंतु समान स्वामित्व के साथ साथ निजी स्वामित्व भी जारी रहा। भारतीय सामंतवाद का एक दूसरा लक्षण यह था कि भूमि कभी कभी मंदिरों को दान कर दी जाती थी। इन मंदिरों की देख प्रायः ब्राह्मण पुजारी करते थे। कभी कभी ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन दान कर दी जाती थी। इस प्रकार के इस दान का उल्लेख रामशरण शर्मा ने किया हुआ है। अब आप इसको सोचेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतिहासकार रहे हैं रामशरण शर्मा, जिसे रामविलास शर्मा रहे हैं वैसे ये भी रहे, ने अपनी पुस्तक में किया है। इस राजा का नाम प्रवरसेन द्वितीय था। 1000 ब्राह्मणों को एक ग्राम दान में देते हुए दान पत्र में कहा गया था कि ये ब्राह्मण इस शर्त पर ही गांव को अपने कब्जे में रख सकते हैं कि वे राज्य के विरुद्ध राजद्रोह न करें, ब्राह्मणों की हत्या न करें, चोरी और व्यभिचार न करें, राजाओं को विष देकर उनकी हत्याएं न रचाएं,
युद्ध न छोड़ें और दूसरे गांवों को त्रस्त न करें। चीनी यात्री फाहियान ने बताया है कि उन दिनों मठों को खेत, बगीचे और चौपाए दान में दिए जाते थे। तो ये सामंतवादी जो भी दिन रहे हैं या फिर समय रहा, उसके ऊपर ये पैराग्राफ है। अब सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार रामशरण शर्मा ने ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन देने वाले किस राजा का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर एक ही राजा का नाम आया, प्रवरसेन द्वितीय। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं है। भारतीय सामंतवाद की विशेषता के बारे में हमें बताना है कि आखिरकार कौन सी विशेषता नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो भूमि का सामूहिक स्वामित्व आपने देखा यहाँ पर ऊपर में बताया गया है। ठीक है, ये क्या इसकी विशिष्टता थी? तो ये ऑप्शन तो है। मंदिरों को भूमि में दान दिया जाता था, ये भी विशेषता है। ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता है, ये भी विशेषता है। हमें बताना कि कौन नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। भूमि पर किसान अथवा रैयत का संपूर्ण अधिकार जो था वो भारतीय सामंतवाद की विशेषताओं में नहीं है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद के बारे में असत्य कथन है। हमें ध्यान रखना है, असत्य कथन पैराग्राफ के आधार पर ही बताना है। भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद के मूल लक्षणों से बहुत भिन्न थे। यहाँ पर बताया गया बहुत भिन्न थे, और जब हम पैराग्राफ में देख रहे हैं तो लिखा गया है बहुत भिन्न नहीं थे। पहला ही वाक्य आप देख रहे हैं, बहुत भिन्न नहीं थे। तो देखिए पहला ही यहाँ पर जो है उसको हमने कैच कर लिया। नहीं यहाँ पर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, लोप कर दिया गया। तो असत्य कथन हो गया ये। ठीक, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसका सही जवाब हो रहा है। बाकी सामंतवाद का विकास धीरे धीरे हुआ, आपने देखा ऊपर में अलग अलग थे, ये भी है। और भूमि सामंती प्रभु की संपत्ति होती थी, ये भी है। तो नीचे के तीनों वाक्य हैं, कथन हैं, लेकिन ऊपर वाला कथन क्या है, यहाँ पर गलत हो गया है, मतलब असत्य है। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता है। ठीक, भूमि कर न दे पाने वाले किसानों को मृत्युदंड देना, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास, दास प्रथा के अवशेषों का पूर्ण समापन, कृषि और दस्तकारी का पूर्ण पार्थक्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कथन में पैराग्राफ में आया हुआ है। ठीक है, जिसको कि हम देखेंगे इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ था जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर क्या हो रहा है, विशिष्टता में आ जाएगा ऑप्शन दूसरा, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद में किस चीनी यात्री का उल्लेख हुआ है? तो आपने देखा कि चीनी यात्री का उल्लेख आखिरी पंक्तियों में किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीनी यात्री फाहियान ईस्वी सन 4वीं शताब्दी के आसपास में किया गया है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, फाहियान। ठीक, तो इस तरीके से हमने जून 2024 यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर पर विस्तार से बातचीत कर लिया है, पेपर का विश्लेषण भी कर लिया है, 100% सही उत्तरों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आप सभी इस कैंसिल पेपर को भी उतना ही प्रेम और स्नेह से देख रहे होंगे जितना कि अगर इसकी वैलिडिटी होती। ठीक है, तो आगे के लिए ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं, और आगे हम वीडियोज में अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आएंगे इसी पैटर्न के आधार पर। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।